आज हम लोग करजन के पश्चात के गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल तक के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी के बीच रहा। इनके कार्यकाल के समय एक और जहां 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह आदि के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जा रही थी, तो दूसरी ओर गांधी जी के द्वारा 1906 ईस्वी में ही दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह छेड़ी जा रही थी। अब आता है 1907 का साल, जिसमें कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ। इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभक्त हो गई। इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय थे, जबकि मार्ले उस समय भारत सचिव थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत अंग्रेजों की यह नीति थी कि भारत को बांटो और राज करो। इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों हेतु अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के बारे में। इनका कार्यकाल 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। यह साल था 1911 का। 1911 के दिल्ली दरबार में 3 प्रमुख घोषणाएं हुई, जिसके अंतर्गत बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बिहार का बंगाल से अलग कर एक प्रांत बनाने की घोषणा हुई। और तीसरी घोषणा थी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली कर दिया जाएगा। इन तीनों घोषणाओं का कार्यान्वयन 1912 ईस्वी को हुआ। अर्थात 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1912 ईस्वी में बिहार एक नया प्रांत बना और 1912 ईस्वी में ही दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। अब आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल। इनका शासनकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच रहा। 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्थापना समारोह में गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। 1916 ईस्वी में ही जब लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित होने वाला था, तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू जी के साथ लखनऊ आ रहे थे। लखनऊ के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही नेहरू जी की पहली बार मुलाकात गांधी जी से होती है और वे गांधी जी के ही होकर रह जाते हैं। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से होती है और वे गांधी जी से आग्रह करते हैं कि वे चंपारण के किसानों को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाएं, परंतु गांधी जी इनकार कर जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पुनः राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद दिल्ली में जाकर गांधी जी से मिलते हैं और वे गांधी जी को मनाने में सफल हो जाते हैं और 1917 ईस्वी को गांधी जी चंपारण आते हैं और चंपारण सत्याग्रह छेड़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। अब पूरे भारत में वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। भारतीय लोग यह जान गए थे कि अगर भारत को कोई आज़ाद करवा सकता है तो वे केवल महात्मा गांधी ही हो सकते हैं और कोई अन्य नहीं। बिहार के लोग गांधी जी को भगवान समझते थे। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान अनुसुईया बेन गांधी जी की शिष्या बनी। उसी वर्ष 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा गुजरात में खेड़ा आंदोलन चलाया गया। खेड़ा आंदोलन को भारत का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल काफ़ी प्रभावित होते हैं और गांधी जी के शिष्य बन जाते हैं। 18 मार्च 1916 को भारत के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा जाता है। इसके तहत केवल राजद्रोह के संदेह होने पर ही आरोपी को 2 वर्षों तक जेल की सज़ा थी। वह अपना वकील भी नहीं रख सकता था। इसका भारत में जमकर विरोध हुआ। गांधी जी भी विरोध करने हेतु पंजाब जाने लगे, लेकिन पंजाब जाने के क्रम में उन्हें जबरन ट्रेन पर बैठाकर अंग्रेज़ों ने बम्बई भेज दिया। परिणामतः पंजाब के कांग्रेसी नेता सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू उग्र हो गए और उन्होंने पंजाब की सड़कों पर आंदोलन खड़ा कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत ने उन दोनों कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके कारण पब्लिक और भी उग्र हो गई और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में बैसाखी पूर्णिमा के दिन एक सम्मेलन बुलाया गया। तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को बुला लिया और जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए। इस कमेटी की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया 14 अक्टूबर 1909 ईस्वी को, परंतु ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा केवल लिपापोती का ही प्रयास किया गया। इन सब के विरोध में गांधी जी अब समझ चुके थे कि अब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन करना होगा और उन्होंने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का शंखनाद छेड़ दिया। इसके कुछ समय पहले ही वे खिलाफत के मुद्दों पर खिलाफत आंदोलन में भी शरीक
हुए थे। और इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चलने लगा।